हेलो गाइस। आज हम एक वीडियो बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं हम कोई भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को जब इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। तो आज का वीडियो हमारा हाउ टू राइट इंग्लिश। हाउ टू राइट इंग्लिश को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश लिखने के लिए जो हमें प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमारा टेंस कमज़ोर होता है, ठीक है। टेंस आना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेट है गाइस, ठीक है। ये सेंटेंस फॉर्मेट आप लोग कहोगे कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं और ये, पर इसको पहले देखिए पूरा डिटेल में, फिर आप लोगों को ये गारंटी देते हैं हम कि आप लोग इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को इस बीच में स्किप मत करना और इसको पूरा एंड तक देखना ज़रूर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हम चाहे किसी भी चीज़ का सेंटेंस देखें, टेंस का हो, एक्टिव का, वॉइस का, नरेशन का, तो सब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंस में होता है। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ता, ठीक है गाइस। और ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्म। और ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है। क्यों हम दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम अगर हिंदी बोलते हैं तो मोस्टली हिंदी से हमें कहीं ना कहीं काम पड़ता है, तो हिंदी को इसलिए लेके साथ में चलते हैं, ठीक है गाइस। तो जो करता है आपका वो हमेशा नाउन होता है। क्या होता है गाइस, नाउन। और जो कर्म होता है वो क्या होता है, वो भी नाउन होता है, ठीक है गाइस। यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको कितने शब्द चाहिए, 4 शब्द चाहिए। एक ये हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हो गया मेन वर्ब और चौथा हो गया ये आपका, चौथा हो गया ये ऑब्जेक्ट। अब ये 4 शब्द हमेशा हमें चाहिए। वो 4 शब्दों में तो से 2 शब्द कौन से हो जाते हैं, नाउन। सॉरी गाइस। तो ये 2 शब्द कौन से हो गए, नाउन। यानी पहला नाउन और दूसरा, और ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। फिर इसको सब्जेक्ट क्यों कहा, इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि जब कोई नाउन काम करे, जब कोई नाउन काम करने लगे तो उसको कहते हैं हम कर्ता, या इंग्लिश में सब्जेक्ट। जब कोई नाउन काम करे, कोई भी काम करे, तो उसको हम कहेंगे कर्ता या सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस के शुरू में आता है। कहाँ आता है, इसकी पोजीशन कहाँ है, स्टार्टिंग में। और कोई नाउन अगर काम को नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, यानी इस नाउन के ऊपर कोई दूसरा काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट या कर्म, ठीक है गाइस। अगर कोई सेंटेंस में नाउन आ रहा है और वो काम को नहीं कर रहा है तो वो कर्ता नहीं होगा, वो केवल एज अ नाउन होगा, ठीक है गाइस। वो सेंटेंस में आगे समझेंगे किस तरीके से होगा। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि जो सब्जेक्ट होगा वो भी नाउन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन होगा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, टाइम। ठीक है। अब टाइम कैसे है, टाइम ऐसे है कि अगर हमने इज आर एम लगा दिया तो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, मतलब टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का। और अगर हमने यहाँ वॉज वन लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम कौन सा है, पास्ट का। या विल सेल लगा दिया तो हमें टाइम पता चल जाएगा कौन सा है, टेंस में, फ्यूचर का, ठीक है गाइस। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, टाइम। ये टाइम को इंडिकेट करती है। टाइम क्यों बताती है, क्योंकि कर्ता क्या काम कर रहा है और जो काम किया गया है कर्ता ने वो कब किया, कर्ता ने जो काम किया वो कब किया, तो ये कब किया वो कौन बताएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई टाइम। अब एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को वैसे कहते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। लेकिन एक्चुअल में मेन वर्ब होता क्या है, काम। मेन वर्ब क्या होता है, काम, सॉरी, काम। यानी मेन वर्ब क्या है, काम। सेंटेंस में कर्ता क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में कर्ता क्या काम कर रहा है। तो चारों वर्ड समझ में आ गए गाइस। तो देखिए, अब
हेल्पिंग वर्ब तो डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमें टेंस से क्लियर होगी। टाइम कौन सा लगेगा इसमें, ये किससे क्लियर होगी, टेंस के रूल से। तो हमने टेंस ऑलरेडी टेंस के वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप लोग उनमें से क्लियर कर सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें बची, एक नाउन और एक आपका काम वर्ब। तो काम को क्या काम है, मेन वर्ब, तो ये हो गई वर्ब, क्या हो गई गाइस, वर्ब। तो अब हमारे सेंटेंस में दो चीज़ें मेन हो गई, यानी दो नाउन आ गए और एक वर्ब आ गई। तो वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होती है। अगला क्वेश्चन निकल के आया सामने कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है गाइस, तो देखिए वैसे तो नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, उसे हम नाउन कहते हैं, यानी नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन वो डेफिनेशन अभी हमें यहाँ काम नहीं देगी, ठीक है। तो अभी नाउन क्या होगा, नाउन को इतना समझ लो, नॉन एक्शन वर्ड्स, नॉन एक्शन वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनमें कभी गति ना हो, ऐसे शब्द जिनमें कभी गति ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, मूवमेंट ना हो, कोई हलचल ना हो, कोई हलचल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। ठीक है गाइस। अब वर्ब, वर्ब कौन सा होगा, एक्शन, जिसमें गति हो, जिसमें गति हो, मूवमेंट हो, गति हो, और जिसमें गति ना हो, इसमें गति ना हो। तो वर्ब क्या होगी, एक्शन, जिसमें गति हो। ठीक है गाइस, तो दो चीजें समझ में आ गई कि वर्ब क्या होगी, जिसमें गति हो जाए, कोई मूवमेंट हो, और नाउन क्या होगा, जिसमें गति ना हो। तो अब हमने कहा कि देखो हम एग्जांपल देख लेते हैं। फैन, फैन में गति होती है, फैन नाउन है या वर्ब है। आप लोग कहोगे फैन में गति नहीं होती, तो फैन चलता है तब, चलता है तब तो हिलता है। तो चलने के लिए एक वर्ड आया हमारे पास, क्या, मूव, मूव होता है तभी तो गति होती है। तो मूव में मूव हो गई वर्ब, और फैन हो गया हमारा नाउन। फैन में कोई गति नहीं होती, फैन में गति नहीं है, गति किस में, चलने में। तो चलने में गति है क्योंकि वो चलता है तभी तो हिल रहा है, तो चलता है तो चलने में क्या हो गया, गति हो गई, तो वर्ब हो गई। जैसे हमने कहा मैन, मैन में कोई भी हलचल होती है, मैन में कभी कोई गति होती है, नहीं होती, तो मैन क्या हो गया, नाउन। अब आप लोग कहोगे सर मैन चलता है, हिलता है, बोलता है, तब उसमें गति होती है। तो देखो, चलो चलता है तो वॉक, चलने का वॉक, तो वॉक में क्या हो गई, वर्ब। बोलता है तो जीभ हिलती है, तो स्पीक, ठीक है, तो वर्ब हो गई। और रन तो वर्ब, गति होती है रन में। क्लियर है। तो अब हमें क्या समझ में आया कि देखो जितनी भी वर्ब होंगी, तो करेगा तो कोई व्यक्ति करेगा तो कोई करता ही, तो कर्ता से किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब नाउन, किसी भी नाउन से उसके काम को अलग नहीं कर सकते, उसकी मेन वर्ब को अलग नहीं कर सकते, उसके काम को अलग नहीं कर सकते। अगर किसी नाउन से आपने काम को अलग कर दिया, किसी नाउन से उसके काम को अलग कर दिया, तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो केवल नाउन रह जाएगा। एक नाउन कर्ता कब बनता है, जब वो कार्य को करे। एक नाउन कर्ता कब बनता है, वो कार्य करे। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। ठीक है गाइस। तो अब राम यहाँ पे नाउन है, राम तो कोई गति नहीं करता, लेकिन राम का काम क्या है, लिखने का। ठीक है, तो ना ये राम नाउन है, तो राम यहाँ पे कर्ता बन गया। कर्ता क्यों बन गया, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये एक लिखने का काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता तो राम केवल नाउन होता, ये सब्जेक्ट नहीं बनता। क्लियर है गाइस, इसमें कोई डाउट। अब देखिए, अब हमें
एक सेंटेंस में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी? सब्जेक्ट पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, मेन वर्ब पढ़ी थी और ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो ये नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया, और ये हमने टेंस से ले लिया टाइम, टाइम हो गया। ठीक है गाइस, और ये हो गया हमारा काम, काम मतलब वर्ब, ये हो गई वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, मतलब टाइम यूज़ किया जाएगा। और टाइम कैसे यूज़ किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब यूज़ की जाएगी। मान लो यहाँ पे इज आ रहे हैं तो यहाँ ING आएगी, इसमें यहाँ हैज है तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है गाइस, तो ये तीन चीज़ें चलती हैं हमारी टेंस से। कितनी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तीन चीज़ें चलती हैं टेंस से। देखो देखो गाइस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तीनों चीज़ें आपको सेंटेंस में यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू टेंस, एज पर द टेंस, एज पर द टेंस रूल, टेंस रूल, एज पर द टेंस रूल। अब ये तीन चीज़ें तो टेंस के अनुसार यूज़ हो गई। अब क्या सेंटेंस इतना ही बड़ा बनेगा? तीन सेंटेंस, तीन शब्दों का ही सेंटेंस बनेगा, इससे बड़ा छोटा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे हमने कहा राम इज प्लेइंग, और ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी है? टेंस से। चाहे तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, राम हैज प्लेड। ठीक है, या ऐसे लिख लो राम विल प्ले। इसका मतलब ये तीनों वर्ड हमने अकॉर्डिंग टू टेंस लिए। ठीक है गाइस, लेकिन अब क्या इसके बाद जो हमें लिखना है, इसके बाद अब इतनी बड़ी सेंटेंस से तो इंग्लिश पूरी नहीं होगी। तो अब इंग्लिश के लिए आगे सेंटेंस कैसे बनाएं, आगे सेंटेंस को कैसे बढ़ाएं? ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें आना स्टार्ट हो जाती है, हर स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि हमने सबसे पहले लिया सब्जेक्ट, फिर लिया हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर लिया हमने मेन वर्ब, और अब देखो यहाँ से आगे क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है गाइस, फिर से लिया आपने ऑब्जेक्ट, फिर लिया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और फिर लिया आपने ऑब्जेक्ट, फिर लिया आपने प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर लिया आपने ऑब्जेक्ट, फिर लिया आपने प्रीपोजिशन। जितना आप लिखना चाहो, जितना बड़ा सेंटेंस लिखना चाहो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन यूज प्रीपोजिशन एंड यू कैन एड नाउन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ इट इज अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसका प्लेस है? ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। इफ यू वॉन्ट टू improve योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जस्ट you can write preposition and connect your new word with the help of preposition. एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट, एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट, एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट, एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? अब देखिए, अब आपने कहा सर इसके लिए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आप लोग ऑलरेडी अगर 10th कर चुके हो, 8 कर चुके हो, 8, 10, 9, तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीपोजिशन आते हैं। इन, में, ठीक है, ऑन, पर, अबाउट, के बारे में, बारे में। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं। और बिसाइड, अंडर। ठीक है, नहीं भी आते तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इनको कवर कर सकते हो। अब देखिए गाइस, हमने ये 2-3 सेंटेंस लिए थे। राम इज प्लेइंग। अब राम इज प्लेइंग, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ब। राम इज प्लेइंग क्या खेल रहे हैं? कुछ भी, कोई भी खेल खेल सकता है। तो राम इज प्लेइंग मैच, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। राम इज प्लेइंग मैच। किसके साथ खेल रहा है? विद, प्रीपोजिशन आ गया, विद हिज फ्रेंड्स।
अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, ये प्रीपोजिशन से हमने कनेक्ट कर दिया। अब कहाँ खेल रहा है? इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है गाइस, इन द ग्राउंड। अब मन में डाउट आया कि क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों खेल रहे हैं? टू विन द मैच, मैच को जीतने के लिए खेल रहा है, मैच को जीतने के लिए खेल रहा है। टू से कनेक्ट कर दिया। और मैच को जीतना क्यों है? तो टू गेट रिस्पेक्ट अमंग द फ्रेंड्स, क्योंकि उसे फ्रेंड्स के बीच में क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। तो देखिए गाइस, सेंटेंस बड़ा हो गया। टेंस ने तो हेल्प नहीं करी, टेंस ने तो यहीं छोड़ दिया था। मैं टेंस ने कहाँ छोड़ दिया? यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए गाइस, ये नाउन हो गया आपका, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये फिर से नाउन हो गया। ठीक है, हिज पजेसिव है। ठीक है गाइस, अब देखिए इन प्रीपोजिशन हो गया, ग्राउंड फिर से नाउन हो गया आपका, टू फिर से प्रीपोजिशन हो गया, विन जीतना। अब कहोगे आप कि सर ये तो वर्ब आ गई बीच में, लेकिन देखो जब कभी, यहां एक रूल हम आपको पढ़ाएंगे, जब कभी वेन एवर, जब भी किसी वर्ब को आपको नाउन बना के यूज करना हो, किसी वर्ब को नाउन के प्लेस पे यूज करना हो, नाउन के प्लेस पे, किसी वर्ब को किस पे करना हो? नाउन के प्लेस पे। ठीक है, चाहे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, चाहे आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पर, चाहे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किसी वर्ब को यूज करना हो तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। तो हम क्या कर सकते हैं? दो रूल है हमारे पास। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव नाउन, और एक है फॉर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। और ये फॉर कभी यूज कर सकते हैं और मोस्टली नहीं भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ब में आईएनजी, इसको कहते हैं हम जीरेंड, इसको कहते हैं हम जीरेंड। तो जब भी कहीं मेन वर्ब सेंटेंस के बीच में आ जाए, यानी कोई भी मेन वर्ब के प्लेस को छोड़कर कहीं भी आ जाए, तो या तो फॉर प्लस वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगा दो, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। वो अब आपकी वर्ब नहीं है, वो कौन सा नाउन बन गई? या तो जीरेंड नाउन या इन्फिनेटिव नाउन। कौन सा नाउन बन गई? वो नाउन बन गई, ना कि वर्ब। तो ये विन देख रहे हो गाइस, ये विन क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है गाइस, ये नाउन है अभी आपका विन। तो ये टू से जोड़ दिया हमने। मैच, ये भी नाउन है। फिर से देखो गाइस, फिर से हमने यूज किया टू गेट, तो गेट आपका नाउन है। क्यों? कौन सा नाउन है? जीरेंड। और यहां पे हम कर सकते थे फॉर गेटिंग, ये वर्ड भी यूज कर सकते थे। फॉर गेटिंग क्या? रिस्पेक्ट। अमंग फ्री से प्रीपोजिशन है, अमंग द फ्रेंड्स। इस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप बड़ा कर सकते हो। अब देखिए गाइस, ये तो हमने एक सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस में एक से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? प्रीपोजिशन का। whenever we want to connect two words in a sentence, whenever we want to connect two words or more than two words with the help of preposition, what? Whenever we want to connect two sentences, then we need to take conjunction. जब दो सेंटेंस को जोड़ना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? देखो, एक नाउन और दूसरा नाउन, प्रीपोजिशन, दूसरा नाउन, एक नाउन से दूसरा नाउन, यानी एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ा तो प्रीपोजिशन की जरूरत है। लेकिन जब एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जोड़ोगे, इन दैट केस यू नीड टू यूज कंजक्शन। एक सेंटेंस से कंजक्शन, दूसरा सेंटेंस ऐड करोगे, सेंटेंसेस, एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, बी सेंटेंस। जब दो सेंटेंस जोड़ोगे तो आपको क्या चाहिए? कनेक्टर चाहिए, तो उसको कहते हैं हम कंजक्शन। एक सेंटेंस से दो सेंटेंस, दो से तीन सेंटेंस, कितने भी सेंटेंस आपस में आपको कनेक्ट करने हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि राइटिंग कर रहे हैं हम और एक ही सेंटेंस को पूरा 2 पेज में लिख दें।
तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। एक सेंटेंस को हम 2-3 लाइन का लिख सकते हैं, फिर हमें दूसरा सेंटेंस चाहिए, फिर वही रिपीट करना है। तो उस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन का। कंजक्शन क्या होते हैं आपके? बट, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, सो, यानी बहुत सारे कंजक्शन आप लोगों को पता है। सो इट मीन समझ में क्या आया? whenever we want to connect two sentences or more than two sentences we need to conjunction, or if in a sentence we want to connect two words or more than two words we need to preposition। एक ही सेंटेंस में कई शब्दों को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन चाहिए, और कई सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए। और सेंटेंस को नहीं जोड़ना है तो फिर आप सेंटेंस को खत्म करोगे तो फुल स्टॉप लगाओगे। इस तरीके से हम राइटिंग को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? 3 वर्ड जो हमें यूज करने हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके लिए हमें चाहिए टेंस। तो टेंस अगर नहीं आ रहा है तो हम इंग्लिश को ना तो समझ सकते हैं और ना लिख सकते हैं, क्योंकि वो टेंस ही हमें हेल्प करेगा सेंटेंस को समझने में और लिखने में। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक है हमारा। इसको अच्छे से आप लोग क्या इसमें हमने बताया उसको समझिए, ठीक है। उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हमें लिखकर कमेंट करिए, तो आगे का वीडियो हम आपको बना के, जो भी आपको डाउट लगेगा उस पर हम फिर से आपको वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को सुधारो और टेंसों को इम्प्रूव करो। टेंस के वीडियो हमने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं। अगर वहाँ आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिए। कोई भी डाउट लगे या कोई चीज़ हमारे पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आ रही तो उस पर आप अपना कमेंट करिए, तो उसको हम इम्प्रूव करके फिर से वीडियो बना के डालें। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को लिखते हो तो धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो गाइस। आई थिंक ये आपको अगर पूरा वीडियो देखते हो तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।